स्टार्ट करते हैं आज का एक और नया लेक्चर जिसमें हम हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर की एक्सरसाइज जो चल रही है उसे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उभदंती नाभिक रागी अभिकर्मक क्या है? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए, इसके लिए मैं पहले आपको एग्जांपल से बता दूं। पहली बात तो नाभिक रागी का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल मींस जो अटैक करेंगे खुद कैसे होंगे? नाभिक रागी हैं, मतलब नाभिक माने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। तो खुद कैसे होते होंगे? नेगेटिव होते होंगे, माने जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा और वो पॉजिटिव पर अटैक करेंगे तो उनको हम नाभिक रागी बोलते हैं। तो जैसे उभदंती नाभिक रागी, इंग्लिश में उसको बोले एम्बिडेंटेड। तो ये क्या है? तो नाभिक रागी पहले मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफाइल कि जो न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं। न्यूक्लियस माने प्रोटॉन पर अटैक करते हैं। तो खुद कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसको एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर। देखिए, सिंगल बॉन्ड लगाकर Cn, तो Cn माइनस का मतलब है कि ये सी की तरफ से अटैक करे। और एक बार मैं इसको और करके लिख रहा हूं Nc माइनस, जब ये N से अटैक करेगा मींस पहली बात तो ये नाभिक रागी है। क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये तभी, जब खुद नेगेटिव चार्ज है तभी तो नाभिक पर अटैक करेंगे, पॉजिटिव वाले पोर्शन पर अटैक करेंगे। लेकिन एम्बिडेंटेड मींस उभदंती का मतलब होता है, उभ माने होता है दो, दोनों ओर से। तो दोनों ओर से माने जैसे Cn है तो एक बार C की तरफ से अटैक करेगा, एक बार यही Cn जब N की तरफ से अटैक करने लगे तब उसको आप Nc कहते हैं। तो ये देखिए, Cn एक ऐसा नाभिक रागी है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो अपने कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, कार्बन परमाणु भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन परमाणु भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे नाभिक रागी अभिकर्मक, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो दो अपने जो उसके अंदर परमाणु होंगे वो दोनों तरफ से दो भिन्न भिन्न परमाणुओं की सहायता से आक्रमण कर सकते हो न्यूक्लियस पर, पॉजिटिव वाले पोर्शन पर, उनको हम उभदंती नाभिक रागी मींस एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। तो देखिए आप, जब वो Cn माइनस से कर रहा है तो C की तरफ से अटैक कर रहा है, जब वो Nc माइनस लिखा तो N की साइड से अटैक कर रहा है। इस कंडीशन में इसको साइनाइड बोलते हैं, आपको पता ही है। और Nc जब वो होगा तो उसको आइसोसाइनाइड बोलेंगे। ठीक, अगर हम इसके दूसरे एग्जांपल की बात करें तो एक है SCN माइनस, जब वो S की तरफ से अटैक करेगा, और एक है NCS माइनस, जब वो N की तरफ से अटैक करेगा। SCN को बोलेंगे थायोसाइनाइड, इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइड, थायोसाइनेट, और इसको बोलेंगे आइसो थायोसाइनेट। ठीक, तो SCN है थायोसाइनेट, NCS है आइसोथायोसाइनेट। तो SCN में S की तरफ से अटैक करेगा, NCS में नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। वे नाभिक रागी अभिकर्मक जो अपने दो भिन्न भिन्न परमाणुओं माने जैसे Cn में C, Nc में N, दो भिन्न भिन्न परमाणुओं की सहायता से आक्रमण कर सकते हैं, उन्हें हम उभदंती नाभिक रागी अभिकर्मक कहते हैं या उभदंती नाभिक रागी अभिकर्मक कहलाते हैं। माने ऐसे अभिकर्मक, ऐसे नाभिक रागी जिनमें दो भिन्न भिन्न परमाणुओं की सहायता से अटैक हो सकता हो। Cn में C से हो रहा है, Nc में N से हो रहा है, ऐसे SCN में S की तरफ से हो रहा है, NCS में N की तरफ से हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मालूम कर लें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो SN1 SN2 वाला क्वेश्चन था, जो कि मैं आपको पहले के लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूं और उस क्वेश्चन को करा भी चुका हूं। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, जो कि है निम्नलिखित एल्किल हैलाइड के बी हाइड्रो हैलोजनीकरण से बनने वाली मुख्य एल्कीन को पहचानिए। माने आपको कुछ एल्किल हैलाइड्स दिए हैं और उसका डीहाइड्रो हैलोजनेशन कराना है, जिसको मैं कहता भी हूं कि बी माने निकलना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन का, हैलोजनीकरण माने हैलोजन का। तो आपको एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन और हैलोजन निकालना है। तो जो एल्कीन बनेगी उसमें जो मुख्य बनेगी उसको पहचानना है। तो पहला आपको एल्किल हैलाइड दिया हुआ है 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। भाई पहले तो आप लास्ट वर्ड पर ही जाते हो, तो लास्ट वर्ड आपका साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन लिखिए। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। 1 पर ब्रोमो है, ये मैंने लगाया Br, और 1 पर ही मेथिल है, ये लगाया CS3। ठीक, आपको उसका बी हाइड्रो हैलोजनीकरण करना है। मेरे से क्वेश्चन में लिखने से रह गया, वैसे एनसीईआरटी बुक में आपकी वो कह रहे हैं कि आपको C2H5ONA माने सोडियम एथोक्साइड
और इथाइल अल्कोहल C2H5OH की हेल्प से कराना है। तो मैं ऊपर ये लिख देता हूं C2H5ONA C2H5OH। ठीक, होता क्या है देखिए, NaBr के साथ जाएगा और फिर आप C2H5O को S दिलाएंगे। तो Na जब Br के साथ जाएगा तो जैसे KH अल्कोहलिक NaH अल्कोहलिक वाला रिएक्शन होता था वही है। तो NaBr के साथ जाएगा तो फिर आपको H जो निकालना है वो जिस कार्बन से Br गया है उसके निकटवर्ती कार्बन से जाता है। तो उसके निकटवर्ती कार्बन एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो इस पर देखिए कितने H है, इस वाले कार्बन पर 2 H है, इस वाले कार्बन पर भी कितने H है, 2 H है, क्योंकि भी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो 1 2 3 4 ऐसे इसकी भी 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की 3 और 1 4 ऑलरेडी है। माने NaBr को निकाल लेगा तो फिर आपको H निकालना है C2H5O के लिए, क्योंकि इसको H दे के इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। तो जिस कार्बन के पास से Br चला जाता है उसके निकटवर्ती कार्बन से H जाता है। ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था डिहाइड्रोहैलोजनीकरण वाली रिएक्शन में, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो इस कार्बन के निकटवर्ती आप देखिए, क्योंकि जिस कार्बन से Br निकल गया उसके निकटवर्ती कार्बन ये है और ये है। तो इसमें भी उससे जाता है जिस पर कम H हो। तो इस पर तो है 3 हाइड्रोजन, इस पर है 2, इस पर 2, तो या तो यहां से जाएगा या यहां से जाएगा, एक ही बात है। तो चलिए यहां से निकाल देता हूं ये। तो क्या बचा देखिए भाई, ये CH3 ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि Br निकल चुका है यहां से H। तो जब इस कार्बन से Br गया, इस कार्बन से H गया, तो यहां पर एक एक वैलेंसी कम होगी तो एक बॉन्ड यहां इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे ही है। ये H एक था, एक लगा रहेगा, बाकी आपका ये CH3, ये 2 H में 2 H लगे रहेंगे माने। तो ये मुख्य उत्पाद है, ये मुख्य एल्कीन है। ठीक, अगर और संभावित एल्कीन की बात करें तो ये बन सकती है कि यहां से भी H जा सकता है। ठीक है, तो वो मुख्य रूप से नहीं होगी, वो माइनर होगी, कम रूप से बनेगी, माने निम्न बनेगी। तो देखिए अगर यहां से हाइड्रोजन जाता तो फिर यहां से नहीं जाता, तो क्या बनता है, देखिए Br तो गया, फिर यहां से जाता तो इस कारण से तो Br गया और इस कारण से हाइड्रोजन जाता तो बॉन्ड यहां पे इंक्रीज होता है, ऐसे ही डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे निम्न, ये कम मात्रा में एल्कीन बनेगी ये वाली। तो मुख्य रूप से कौन सी बनती है, जो सेडजेफ नियम के अकॉर्डिंग बनती है। सेडजेफ नियम क्या था कि जब आपका हैलोजन निकल जाता है तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जाता है, जिस कार्बन से हैलोजन गया है उसके निकटवर्ती उस कार्बन से जाता है जिस पर कम हाइड्रोजन होते हैं। तो ये तो सेडजेफ नियम होता था, तो ये हो गया। इसके दूसरे पार्ट की बात करें, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो पहले से स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो 4 कार्बन आप लगाइए, 1 2, 2 पर है क्लोरो और 2 पर है मेथिल। इसकी बैलेंस कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने लिखा C2H5ONA और ये लिखा C2H5OH। तो Na तो जाएगा Cl के साथ, और अब इस C2H5O को H कहां से देंगे, तो जिस कार्बन के पास से Cl गया उसके निकटवर्ती कार्बन से। तो निकटवर्ती कार्बन ये है, ये है, ये है। तो यहां पर 3 H है, यहां पर 3 H है, यहां पर 2 H है, तो यहां से जाएगा। क्यों, क्योंकि कम वाले से जाएगा। तो इस कारण से Cl गया, यहां से H गया, तो यहां पर बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3 C, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH ऐसे, और नीचे ये CH3 है, CH के आगे CH3। तो ये मुख्य एल्कीन है जो बहुत अधिक मात्रा में बनेगी। प्लस अगर हम देखें और संभावित एल्कीन कौन सी बन सकती है, यहां से भी तो H जा सकता है, फिर वहां से नहीं जाएगा तो बॉन्ड यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C से नीचे CH3, आगे CH2 CH3 रहेगा। तो ये निम्न मात्रा में बनेगी, माइनर बनेगी। ये मेजर प्रोडक्ट है, वो माइनर प्रोडक्ट है। तो ऐसे संभावित एल्कीन बनेगी। अगला देखिए 2,2,3 ट्राइमेथिल 3 ब्रोमो पेंटेन। तो पेंटेन है तो 5 कार्बन आप लगा लें, 1 2, यहां पर मैथिल, फिर नीचे 2 पर मैथिल, फिर 3 पर मैथिल। ये बैलेंस से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एरो पर फिर वही C2H5ONA C2H5OH। ठीक है, 3 ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो भी है, ये ऐसे। तो NaBr के साथ जाने वाला है, इसको जो H मिलेगा तो जिस कार्बन से Br गया उसके निकटवर्ती कार्बन से, तो निकटवर्ती कार्बन ये है, इस पर कोई H नहीं,
इसके निकटवर्ती कार्बन ये है, उस पर 3H है, इसके निकटवर्ती कार्बन ये है, उस पर 2, तो यहाँ से जाएगा, कम वाले से जाता है तो बॉन्ड यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3, C से ऊपर CH3, नीचे CH3 है, फिर CH3, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से तो बॉन्ड डबल हुआ CH और आगे CH3, तो ये मुख्य है, मुख्य एल्कीन। अगर इसके हम निम्न वाले की बात करें तो देखिए यहाँ से आप निकाल लेंगे H को, तो ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो निम्न वाला जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, C से CH3, फिर यहाँ CH3, इस C से देखिए ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 बिहार गए, आगे CH2 CH3, ये निम्न है। तो ये मुख्य उत्पाद, मुख्य एल्कीन है, वो निम्न एल्कीन है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं बताऊं, देखिए जो आपको एल्किल हैलाइड दिए हैं उनके आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। C2H5 ने मैंने सोडियम एथोक्साइड और इथाइल अल्कोहल की हेल्प से डिहाइड्रोहेलोजनेशन कराया, माने बी हाइड्रोहेलोजनीकरण कराया गया है। बी माने निकलना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन का, हेलोजनीकरण माने हेलोजन का। तो हाइड्रोजन और हेलोजन इसमें से निकालना है आपने, तो एल्कीन बनना ही है। तो उसमें कौन मुख्य बनेगी? तो मुख्य बनने के लिए सीधी सी बात है, जिस कार्बन से भी आ जाएगा उसके निकटवर्ती से हाइड्रोजन जाता है, तो निकटवर्ती अगर एक से ज्यादा है तो वहां से जाता है जहां पर कम हाइड्रोजन होते हैं, तो वो तो होता है मुख्य। बाकी अन्य कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के वो निम्न उत्पाद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए। इसके 3 पार्ट है, मैंने पहले आपको पहला ही पार्ट सोल्व करके बताया है। क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से कम क्यों होता है? मींस जो क्लोरोबेंजीन है उसका डाइपोल मोमेंट जो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड होता है उससे कम क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये क्लोरोबेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है। क्लोरोबेंजीन में हम इस वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, संकरण। तो यहाँ से देखिए आप, इस कार्बन की वैलेंस से पहले तो 4 कंप्लीट है, क्योंकि 1 2 और 2 यहाँ से 4। तो अब आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन माने संकरण पता करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए कितने हैं। तो यहाँ से देखिए कितने सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल में भी 1 सिग्मा होता है 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। तो सिग्मा तो सब में एक ही होता है और सिग्मा बॉन्ड पर ही डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन संकरण। तो यहाँ से देखेंगे 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर और डबल बॉन्ड जा रहा है तो 1 सिग्मा इधर, 3 सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन पर। तो अगर 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। ये सब मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है। अब इसको साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में देखिए बैलेंस ही कंप्लीट करें अगर आप इस कार्बन की, तो 1 2 3 हो रही है, तो एक इसका मतलब हाइड्रोजन लगा होगा। तो इस कार्बन पर देखिए कितने सिग्मा है, 1 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर, 1 इधर, 4 सिग्मा है। तो 4 सिग्मा होने पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो सिंपल सी बात है कि जब इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इस वजह से क्या होगा, ये C और Cl के बीच जो है ये कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कम रिलीज करेगा Cl को। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है इस कार्बन की कम होगी, क्योंकि ये sp2 संकरण होने की वजह से ये कार्बन ज्यादा ऋणी होगा, और ज्यादा ऋणी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी। तो ये जो CCl बॉन्ड है ये कम ध्रुवीय होगा, लेस पोलर होगा, कम पोलर होगा, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी कम होगा, चूंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कम होगा। जबकि आप अगर साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये कार्बन कम ऋणी होगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी, तो ज्यादा पोलर होगा ये बॉन्ड, ज्यादा ध्रुवीय होगा, इसलिए इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट है, वो ज्यादा ही होगा। तो देखिए लिखा है थ्योरी में, एक बार देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन में कार्बन पर sp2 संकरण होता है, जबकि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में sp3 संकरण होता है। पहली लाइन तो यही है कि कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस कारण क्लोरोबेंजीन में कार्बन अधिक विद्युत ऋणी होता है। तो क्लोरोबेंजीन का जो ये वाला कार्बन है ज्यादा ऋणी होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए क्लोरोबेंजीन में कार्बन इलेक्ट्रॉन त्याग करने की कम क्षमता रखता है। जब ज्यादा ऋणी है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कम टेंडेंसी रखेगा। इस कारण क्लोरोबेंजीन में जो CCl बॉन्ड है वो कम ध्रुवीय होता है, कम पोलर होता है, इसलिए क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है, वो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से कम होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, उसका पहला पार्ट आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद जो इसके सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड और थर्ड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए जल में अमिश्रणीय क्यों है? मींस एल्किल हैलाइड पोलर नेचर का है, फिर भी इमिसिबल होता है वाटर में, ऐसा क्यों है? देखिए एल्किल हैलाइड पोलर होता है क्योंकि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में CX बॉन्ड का नेचर पढ़ा था। तो C और X के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो विद्युणात्मकता है, वो हैलाइड की ज्यादा होने की वजह से साझे के इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन
उसकी तरफ खिंच जाते हैं, इसलिए पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है, माने बॉन्ड पोलर होता है। लेकिन ये फिर भी जल के अणुओं के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता। माने अल्किल हैलाइड ध्रुवीय तो होता है, लेकिन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। इस वजह से क्या होता है, अतः प्रश्नानुसार माने एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए जल में अमिश्रणीय होता है, जल में नहीं घुल पाता। इसके बाद थर्ड देखिए, ग्रिग्नोड अभिकर्मक को निर्जलीय अवस्था में क्यों बनाना चाहिए। माने जब ग्रिग्नोड हम बनाते हैं तो वहां पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वाटर की बिल्कुल प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? तो होता ये है कि ग्रिग्नोड अभिकर्मक बहुत अधिक क्रियाशील है। ग्रिग्नोड का फॉर्मूला आपको पता ही है कि RMgx होता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर वहां मॉइस्चर हुआ, थोड़ा भी नमी हुई, माने वाटर हुआ, H2 हुआ, H2 मैंने आपको बताया था HOH में रिएक्ट करता है। तो ये भी बताई थी ट्रिक कि O से डायरेक्ट कनेक्ट H एक्टिव होता है, उसको एल्किल दिलाते हैं और एल्केन बनके तैयार। MgX को OH मिल जाएगा, ये रहा X और ये रहा OH। तो आप देखेंगे ग्रिग्नोड फिर ग्रिग्नोड रहेगा ही नहीं, मॉइस्चर माने नमी की उपस्थिति में वो रिएक्ट कर जाएगा बहुत फास्ट और एल्केन बन जाएगा। तो इसलिए जब आप ग्रिग्नोड को बनाते हैं तो वहां निर्जलीय होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए, जिससे कि ग्रिग्नोड बना रहे हैं तो ग्रिग्नोड बना रहे। तो ये लिखा है ग्रिग्नोड अभिकर्मक बहुत अधिक क्रियाशील है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और नमी की उपस्थिति में क्रिया कर एल्केन बना लेता है। तो वो एल्केन बन जाएगा, फिर ग्रिग्नोड तो रहेगा नहीं, इसलिए वो आपको एनहाइड्रस माने निर्जलीय अवस्था में ग्रिग्नोड अभिकर्मक को बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो पहले के लेक्चर्स में सोल्व करा चुका हूं, क्योंकि इसमें DDT और जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है और आइडोफॉर्म के उपयोग की बात हो रही है, तो वो मैं आपको पहले के लेक्चर्स में करा चुका हूँ, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 को कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में निम्न अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद को लिखिए, माने मेन प्रोडक्ट आपने लिखना है। हालांकि हम तो सारे ही प्रोडक्ट लिखेंगे, ये साइड आपको दी है और फिर कह सकते हैं कि ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्योंकि मैंने आपको इतना अच्छे से रिएक्शन ट्रिकों से समझाया है तो बहुत इजी है। देखिए कैसे, ये CH3 CH2 CH2Cl प्लस NaI, एरो पर एसीटोन लिखा है, तो फिर क्लिस्टाइन रिएक्शन है, हैलाइडों का विनिमय है, एक्सचेंज ऑफ हैलाइड्स है, क्योंकि NaCl के साथ जाएगा और I यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बनने वाला है CH3 CH2I, CH3 CH2 CH2 और ये I आ गया और NaCl बाहर, ठीक, 1 आइडो प्रोपेन है वो। बात करें इसकी तो KH, देखिए ये एल्किल हैलाइड है, ये KH है, KH के ऊपर एथेनॉल लिखा है, एथेनॉल मींस होता है अल्कोहल, तो अल्कोहलिक हो गया KH अल्कोहलिक। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं। C से देखिए तीनों तरफ CH3 लगे हैं, ये Br इधर लगा, ये है C से, फिर KH अल्कोहलिक माने एथेनॉल है, तो K तो Br के साथ जाएगा और OH को जो मिलेगा जिस कार्बन के पास से Br गया उसके निकटवर्ती से, तो निकटवर्ती में भी उससे जिस पर कम हाइड्रोजन हो, तो 3 है 3 है 3 है, तो कहीं से भी, तो यहीं से निकाल देते हैं। तो ये बचा CH2, बॉन्ड डबल हो जाना है ये, क्योंकि इससे Br भी चला गया, यहाँ से H चला गया, ये C, ऊपर CH3 नीचे CH3, KBr प्लस H2, ठीक। तो KH अल्कोहलिक यहाँ लिखकर उसने एथेनॉल एरो पर लिखा है, तो ये KH अल्कोहलिक हो गया। बाकी आप एल्कीन का नेम IUPAC लिख सकते हैं। इसको देखिए अगर आप, तो NaOH जल लिखा है, तो NaOH एक्वस हो गया है, तो Na यहाँ से Br को निकालेगा और OH यहाँ छोड़ देगा, तो जैसा लिखा है मैं वैसे लिख देता हूँ। कितनी आसान ट्रिक है भाई, एक्वस है तो हेलोजन इसके साथ चला जाएगा, Na की OH वहां रह जाएगा, अल्कोहलिक है तो KBr के साथ जाएगा, OH को H जिस कारण से Br गया उसके निकटवर्ती से दिलाएंगे। तो ये हो गया CH3 CH और इस Br की जगह हो जाएगा OH, आगे CH2 CH3 प्लस NaBr। बात करें अगर इसकी, तो देखिए सिंपल सी बात, KBr के साथ और Cn यहाँ रिप्लेस कर देगा। मैंने आपको Cn के चेंज में बताया हुआ है, ये Cn आ गया। और बहुत अच्छा मेथड बताया था कि एक कार्बन इंक्रीज करना हो और कोई भी ग्रुप लाना हो तो हम Cn ले आते हैं। इसके बाद देखिए C6H5ONa और C2H5Cl है, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ये, ईथर बनेगा NaCl के साथ। अब Na यहाँ से गया है तो C2H5 यहाँ के लगने वाला है, तो C6H5O C2H5 प्लस NaCl, ठीक। इसके बाद देखिए अल्कोहल है, SOCl2 है, तो SOCl2 OH की जगह Cl कर देता है, ट्रिक मैंने आपको बताई है, SO2HCl निकलता है। तो जैसा रिएक्शन लिखा है वैसा लिखिए, CH3 CH2 CH2Cl, ये SO2 और HCl बाहर आ जाएगा। देखिए बड़ा इजी है। फिर ये एल्कीन है, HBr का योग हो रहा है, लेकिन पेरोक्साइड कैटलिस्ट है, तो इसका मतलब एंटी मार्कोनी का रूल ये रिएक्शन है।
क्योंकि असाइमेट्रिक एल्कीन है, सममित एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड से जो कार्बन इधर एक एच है उधर दो एच है, तो जो HBr का नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन को जाएगा जहां पर अधिकतम एच होंगे, मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे। तो इस पर एक एच है, इस पर दो एच है, तो Br इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा, तो ये बनने हो जाएगा CH3CH2। भाई इसको आप क्या देंगे H, क्योंकि Br तो इसको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 बॉन्ड सिंगल CH2Br, 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस टाइप से इन 7 के 7 रिएक्शन को आप अपनी कॉपी पर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, क्योंकि उसके जो बीच के क्वेश्चन है वो मैं आपको करा ही चुका हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए क्रियाविधि लिखिए। आपको मैकेनिज्म लिखना है। एक अभिक्रिया आपको दिया है रिएक्शन, ये N मीन्स नॉर्मल है, Bu मीन्स ब्यूटिल है और Br माने ब्रोमाइड, तो ये ब्यूटिल ब्रोमाइड है, शॉर्ट में लिखा है। KCN से इसका रिएक्शन हो रहा है। ETOH का मतलब, ET का मतलब इथाइल से है, तो इथाइल अल्कोहल है, ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं। एस्टो हो गया। फिर ये नॉर्मल ब्यूटिल, 4 कार्बन का ब्यूटिल, साइनाइड और KBr। तो इसके लिए आपको क्रियाविधि लिखनी है, मैकेनिज्म लिखना है। तो देखिए क्रियाविधि में सबसे पहले आप, बहुत इजी बात ये है, सबसे पहले आप KCN को तोड़ेंगे तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही बनेंगे। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल होगा। तो मैं पहले ये लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण। ठीक, तो ये जो KCN है, इस KCN को जब आप तोड़ेंगे तो K प्लस CN माइनस में टूटेगा। तो ये जो K प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक, इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, जो मोस्टली हम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ये आक्रमण करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण। तो देखिए हम इस ब्यूटिल ब्रोमाइड को नोट करते हैं। तो नॉर्मल मीन्स स्ट्रेट चैन है, सीधी श्रृंखला। ब्यूटिल मीन्स 4 कार्बन, आप सीधी लाइन में लगाइए और ये Br लगा लेंगे, ब्रोमाइड हो जाएगा। इस टाइप से ये बैलेंस ही कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा K प्लस, तो क्या होगा, ये जो Br देखिए ये वाला जो दोनों के C और Br के बीच का बॉन्ड है वो इस टाइप से टूटेगा, क्योंकि C और Br में Br ज्यादा ऋणी होगा, ज्यादा नेगेटिव है, तो C पर पॉजिटिव हो गया, Br पर नेगेटिव हो गया। तो ये जो जहां पर Br नेगेटिव हुआ तो K प्लस क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और C पर पॉजिटिव आएगा। तो ये बना CH3 CH2 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 और ये प्लस जो Br माइनस है इस K प्लस के साथ KBr बनाकर बाहर। इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है इसका योग हो जाएगा, इससे ये ऐड हो जाएगा। तो हम लिख देंगे नाभिक स्नेही का, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का योग, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। इसमें जब ऐड होगा तो ये आपका है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज और ये Cn माइनस, जो नाभिक स्नेही आपका बचा था उसमें ऐड हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस आपस में एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और ये फाइनली आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 Cn। तो इस टाइप से ये आपका जो है नॉर्मल ब्यूटिल साइनाइड माने नॉर्मल ब्यूटिल साइनाइड बनाया। तो इस अभिक्रिया का ये मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है। तो सबसे पहले आपने KCN को तोड़कर इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही बना लिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण इस पर हुआ तो ये बॉन्ड इस टाइप से टूटा, क्योंकि C और Br में Br नेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बिल्कुल अलग हो जाएगा, Br माइनस K प्लस के साथ मिल जाएगा, C पर पॉजिटिव, इसमें नाभिक स्नेही ऐड हो जाएगा, तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक का योग हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे। तो इस टाइप से आप का ये मैकेनिज्म पूरा हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 SN1 SN2 को लेकर है, वो मैं आपको SN1 SN2 का जो लेक्चर्स इससे पहले आया था उसमें करा चुका हूँ, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको यहाँ पर देखिए एक दिया है CCH5CH2Cl और एक दिया है CCH5CHCl CCH5। इनमें कौन KOH एक्वस के साथ शीघ्रता से जलगठित होगा, माने कौन हाइड्रोलाइसिस KOH एक्वस के साथ फास्ट देगा, ये या ये। तो पहले इन दोनों कंपाउंड को मैं नोट करता हूं। देखिए
C6H5CH2Cl व इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ये है C6H5, एक्चुअल में CH इस टाइप से लगा है, यहाँ C6H5 है और ये Cl लगा हुआ है, ठीक है ना। माने इस कार्बन के इधर भी रिंग है, उधर भी रिंग है और फिर ऊपर क्या है, Cl है। अगर हम इनका डिग्री कैलकुलेट करें तो Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, माने 1 डिग्री है, क्योंकि रिंग लगेगी तो ये वाला कार्बन एक ही से तो होगा। लेकिन ये कार्बन 2 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, माने ये 2 डिग्री है। तो आप कहिए कि ये 1 डिग्री का एरिल हैलाइड है, ये 2 डिग्री का एरिल हैलाइड है। तो अगर हम SN1 की विद रेस्पेक्ट देखें, SN1 रिएक्शन के विद रेस्पेक्ट, तो आपको मैंने कहा था ट्रिक में कि अगर SN1 है तो इससे ज्यादा डिग्री वाले फास्ट देंगे रिएक्शन। तो माने 1 डिग्री 2 डिग्री में कौन ज्यादा डिग्री है, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री वाले ज्यादा फास्ट देंगे। तो हम ये लिख सकते हैं SN1 रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया के प्रति इसको मैं फर्स्ट कंपाउंड बोल देता हूं और इसको सेकंड कंपाउंड बोल देता हूं, के प्रति सेकंड एरिल हैलाइड जो कि कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का है। एरिल हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति जो सेकंड वाला एरिल हैलाइड है, माने 2 डिग्री का, QH एक्वस के साथ शीघ्रता से जल अपघटित होगा, शीघ्रता से जल अपघटित होगा ये। और अगर बात करें SN2 अभिक्रिया के सापेक्ष, SN2 अभिक्रिया के प्रति, देखिए यहां पर अब 2 आ गया है तो इससे कम वाला, तो SN2 में कम कौन है, 1 डिग्री। SN2 अभिक्रिया के प्रति जो फर्स्ट एरिल हैलाइड है जिसका डिग्री कितना है, 1, QH एक्वस के साथ शीघ्रता से हाइड्रोलाइज होगा, शीघ्रता से जल अपघटित होगा। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। माने इन दोनों की पहले आप डिग्री कैलकुलेट कर लीजिए, वो कि मैंने आपको पहले से लेक्चर में बताया हुआ है। अगर SN1 है, SN1 अभिक्रिया के प्रति देखें हम KH एक्वस, तो ये वाला ज्यादा फास्ट देगा क्योंकि डिग्री 2 है, क्योंकि अगर यहाँ 1 है तो इससे मैक्सिमम नंबर वाला ज्यादा फास्ट देगा, और अगर यहाँ अधिकतम है तो मिनिमम वाला माने 1 डिग्री वाला फास्ट देगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए जो बीच बीच में क्वेश्चन मिसिंग हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है, जो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसी लेक्चर को देख रहे होंगे तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि ये सारे क्वेश्चन पहले के लेक्चर्स में आ चुके हैं, क्योंकि जो एक एक जैसे क्वेश्चन थे मैंने उनको पहले के लेक्चर्स में एक साथ बता दिया है, तो इसलिए, वरना मैं कोई मिसिंग नहीं करा रहा हूँ। और रिपीट ना हो, समय आपका खराब ना हो, मैं भी ज़्यादा इसमें बेफालतू एक्स्ट्रा इधर मेहनत करता रहूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो इससे पहले के जो चैनल पर जो प्लेलिस्ट में लेक्चर्स उपलब्ध हैं वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये भी देखिए रीजनेबल क्वेश्चन का टाइप का क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही लॉजिकल आंसर इसका रहेगा। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो अपने ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स, ऑर्थो मेटा समावेशी से अधिक होगा लेकिन विलेयता कम होती है। मींस जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट तो ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से ज्यादा है लेकिन सोल्युबिलिटी कम है। माने जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि ऑर्थो में मेटा समावेशी से मतलब है कि जैसे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है तो इसे जब ऑर्थो और मेटा के फॉर्म में लिखा जाए तब जो बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो तो ज्यादा है लेकिन सोल्युबिलिटी कम है। तो पहले मैंने तीनों के स्ट्रक्चर बना दिए हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाया तो क्लोरोबेंजीन इसके अकॉर्डिंग पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा यहाँ आया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ये होगा और मेटा ये होगा मेटा पोजीशन पर। आप देखिए जब इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनेंगी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, जैसे एक अणु है, इसी के साइड में अगर दूसरा अणु लगाया जाए तो आसानी से वो कनेक्ट होते जाएंगे। माने ज्यादा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, सममित संरचना है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की। माने इन तीनों संरचनाओं को देखने से क्या पता चल रहा है, जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसकी जो संरचना है वो ज्यादा सिमेट्रिक है, ज्यादा सममित है। सममित का मतलब है कि
ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है कि इसके साइड में अगर आप और मॉलिक्यूल रखोगे तो इसी टाइप से ये ठीक से अरेंज होते जाएंगे, माने इनके बीच आकर्षण बल अधिक रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इंटरमोलिकुलर वो ज्यादा रहेगा। जबकि आप ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में दूसरा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन रखोगे तो देखिए Cl यहां पर लगा ना थोड़ा इधर को, ऐसे Cl जब लगेगा दूसरे मॉलिक्यूल में, भाई अगर ऐसे लगाते हैं हम इस टाइप से तो ये बीच में गैप हो गया, जबकि ये यहां पर ऐसे चिपक सकता है दूसरा मॉलिक्यूल इस टाइप से। ये देखिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में ये चिपक सकता है ना, ऐसे करके ऐसे चिपकते चले जाएंगे मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जबकि ऑर्थो और मेटा में देखेंगे आप तो ऐसे नहीं चिपक पाएंगे क्योंकि इनकी संरचना उतनी सममित नहीं है। अभी अगर आप यहां पर बनाओगे, इसके पास बनाओगे मेटा वाला दूसरा, तो बीच में गैप आ जाएगा ना, तो उतना आकर्षण बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा जितना पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के अणुओं के बीच होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा सिमेट्रिक है, ज्यादा सममित है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के अणु जब आपस में जुड़ेंगे तो वो ज्यादा क्लोज्ड पैक होंगे, ज्यादा नजदीक पैक होंगे, निविड़ संकुलन जिसको बोलते थे, निविड़ संकुलित ज्यादा होंगे। ये आपका सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था करके पहला चैप्टर होता था, अब सिलेबस से रिमूव हुआ है, लेकिन मैं इसको इस चैनल की प्लेलिस्ट पर पढ़ाऊंगा आपको चैनल पर। तो ये निविड़ संकुलन होता था, क्लोज्ड पैकिंग किसको कहते थे, जब अणु बहुत नजदीक आपस में अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल पैक्ड टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसको क्लोज्ड पैकिंग बोलते थे। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर सम्मित होने के कारण, संरचना सम्मित सिमेट्रिक होने के कारण इसके जो अणु हैं वो आपस में बहुत नजदीक होकर व्यवस्थित होंगे, माने ज्यादा निविड़ संकुलित रहेंगे, ज्यादा उनके मध्य आकर्षण बल अधिक रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई रहेगा ऑर्थो और मेटा के कंपेयर में। इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा पूछा है कि विलेयता कम होगी लेकिन इसकी सोलेबिलिटी कम होगी। रीजन क्या है, जब ज्यादा क्लोज्ड पैक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने जो आकर्षण वाले अणुओं के बीच वो ज्यादा है, तो फिर ये घुलेगा नहीं। दूसरा, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसलिए इसकी सोलेबिलिटी कम हो जाएगी, ये थोड़े सोलेबल ज्यादा रहेंगे। रीजन ये है क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, आकर्षण बल जो है वो कम है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर उतने नजदीक, संरचना में अणु जो है वो नजदीक नहीं है, नियरेस्ट नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इनकी सोलेबिलिटी तो ज्यादा रहेगी, किसी में घुलने की, जल में घुलने की क्षमता ज्यादा रहेगी इसके कंपेयर में, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। यही मैंने आपके लिए आंसर में लिखा। देखिए उपरोक्त संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की जो संरचना है वो अपने ऑर्थो और मेटा समावयवी की तुलना में अधिक सममित है, ज्यादा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें जब आप पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के अणुओं को लगाएंगे इसके साथ, तो वो नजदीक अरेंज होंगे, अधिक आकर्षण बल उनके बीच रहेगा। तो जब अधिक आकर्षण रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट माने गलनांक ज्यादा रहेगा, इसमें थोड़ा दूर होंगे, तो लिखा भी है। इसलिए इस कारण पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की संरचना अधिक निविड़ संकुलित रहती है, क्लोज पैक रहती है, वह इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। जबकि हेलोएरिन में प्रकृति तो ध्रुवीय होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते जल के अणुओं के साथ, इसलिए अतः प्रश्नानुसार का मतलब है क्वेश्चन वाला है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो गलनांक है वो ऑर्थो और मेटा समावयवी से अधिक होगा, लेकिन विलेयता क्या होगी, कम होगी। इसकी सोलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्लोज पैक हो जाएंगी, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, तो घुल ये नहीं पाएगा, सोलेबल नहीं हो पाएगा। इनमें थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसके कंपेयर में, क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है, नजदीक पैक्ड नहीं होगी। इस सीएल की वजह से वो दूर रहेंगे, इस सीएल की वजह से वो दूर रहेंगे आपस में अणु, तो इसलिए घुल जल्दी जाएंगे। विलेयता माने सोलेबिलिटी इनकी ज्यादा होगी, लेकिन गलनांक इसका ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको पहले के लेक्चर्स में करा चुका हूँ। तो इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बचा है 20, 21 और 22, ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, और जो एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन है वो बचे हैं। तो अगले लेक्चर्स में हम उन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जो उपलब्ध लेक्चर्स हैं उनको तैयार करते रहिए। कोई डाउट या क्वेरी है तो मेरे से मालूम करते रहिए। मैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ले चलूंगा, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं पूरा सिलेबस आपको जो भी 10th 11th 12th एकेडमिक और जो कंपटीशन लेवल के हिसाब से ये चैनल बनाया है मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सिस्टमेटिक नॉलेज दूं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको सिस्टमेटिक नॉलेज मिलेगी। फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप की जो सीरीज है हर चैप्टर की, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर बने रहिए, बहुत लाभकारी आपके लिए होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ।